हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 27 नवंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे मध्य प्रदेश जल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, एपीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज, कांस्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज और एमपीपीएससी प्री के नोट्स, कांस्टेबल के नोट्स और फुल कोर्स अवेलेबल है एमपीपीएससी के लिए, एमपीएसआई के लिए। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर व्हाट्सअप या इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है वो भी एक संस्कृत का श्लोक है और इस श्लोक में आपको बताए गए हैं 5 लक्षण मूर्खों के। मूर्खस्य पंच चिन्हानि, गर्वो, दुर्वचनम तथा क्रोधस्य, दृढ़वादस्य, परवाक्येशनवादः। यानी कि मूर्खों के 5 चिन्ह हैं, 5 लक्षण हैं। पहला गर्व, यानी कि वो घमंड करते हैं। दूसरा दुर्वचन, यानी कि वो दुष्ट तरीके से वार्तालाप करते हैं। क्रोध करते हैं। दृढ़वादस्य मतलब जिद्दी होते हैं, जिद्दी प्रकार के तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं और दूसरों के लोगों के सम्मान में कमी करते हैं। तो परवाक्येशन वादर यानी दूसरे जो वाक्य बोलते हैं उसका क्या करते हैं, वो अनादर करते हैं। तो हम सब में किसी न किसी मात्रा में ये पांचों में से कुछ ना कुछ मूर्खताएं होती हैं, यानी हमारे लक्षण है। जो मूर्ख होते हैं उनके ये लक्षण है और हम सब में किन्हीं की ना छोटी मोटी मात्रा में ये सब है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी मूर्खता को कम करें, हमारे घमंड को कम करें, हम जो गलत सलत बोलते हैं उसको कम करें, क्रोध को कम करें, तर्कों को कम करें और लोगों को सम्मान दें। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने मोबाइल ऐप पर बैन लगाया है, तो 43 मोबाइल ऐप पर फिर से बैन लगाया गया है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है, तो यह ब्रह्मोस मिसाइल है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के दौरे पर गए हैं, तो ये बहरीन पहुंचे हैं पहले, उसके बाद यूएई जाएंगे और उसके बाद सेशल्स। चौथा प्रश्न है कि रविशंकर प्रसाद ने किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है, तो ये उमंग ऐप है। और पांचवा प्रश्न है कि किस देश ने वर्ष 2020 के एपीईसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, ये मलेशिया ने की है। और छठवां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है, और ये अयोध्या एयरपोर्ट है। वहीं सातवां प्रश्न है कि किस देश ने चांद से नमूने एकत्रित करने के लिए यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, तो ये चाइना ने किया है। आठवां प्रश्न है कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं, ये बने हैं एलन मस्क। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और नवा प्रश्न है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कौन सा चक्रवाती तूफान टकराएगा, और ये तूफान का नाम है निवार। और 10वां प्रश्न है कि क्रिकेट टीम इंडिया की नई जर्सी किस विश्व कप के दौरान पहनी गई जर्सी जैसी है, और ये विश्व कप 1992 के जैसी। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है, और इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक, ये आप याद रखेंगे, ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट, यह भी आप याद रखेंगे, तो इन दोनों का उद्घाटन किया है। और प्रधानमंत्री ने वहां की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के बारे में कहा है, प्रधानमंत्री जी ने, कि भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो दुनिया में चौथे नंबर पर है, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने एक और जानकारी दी है कि इस समय भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो 136 गीगावाट है, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता का लगभग 36% है। यानी कि हमारे देश की कुल जो ऊर्जा क्षमता हम चाहिए होती है 136%, उसमें से हम जो कुल ऊर्जा क्षमता है 136%, वो जो है उसका 36% हम यूज़ कर पा रहे हैं। यानी 136 गीगावाट हम इस देश से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें से 36% को हम यूज़ कर पा रहे हैं, और बहुत जल्द भारत इसको बढ़ाना चाहता है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। क्यों मनाया जाता है, इसकी डिटेल देख लीजिए। तो भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 वो दिन था जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, और संविधान सभा ने भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकृत कर लिया था, यानी खुद स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से।
संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, इनकी जो संविधान बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन्होंने किया था, उसी को नमन करने के लिए 2015 से भारत सरकार ने पहली बार इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का निधन हो गया है, और ये अर्जेंटीना के थे, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना, इनका दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया, और ये सबसे ज़्यादा चर्चित और श्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में इनको गिना जाता है। 60 साल इनकी आयु थी। इन्होंने 1986 में अर्जेंटीना की टीम को दूसरा विश्व कप जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि भारत और किस देश के बीच में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, और ये हुए हैं भारत और फिनलैंड के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और समझौता ज्ञापन भारतीय और फिनलैंड के बीच में साझेदारी और समर्थन को आगे बढ़ाने का एक मंच का काम करेगा। इसके तहत वायु, जल प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में विचार विमर्श किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री जो भारत के हैं प्रकाश जावड़ेकर, और फिनलैंड की उन्हीं की समकक्ष क्रिस्टा मिक्कोन, इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात फिनलैंड की करें तो यहाँ की राजधानी हेलसिंकी है, राष्ट्रपति यहाँ की सना मरीन है, और मुद्रा यहाँ की यूरो है। मैप में मैं आपको फिनलैंड लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको जाना है यूरोप तो मूव करना पड़ेगा आपको उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो देश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये फिनलैंड है। याद रखिएगा, ये जो पिंक टाइप के कलर का दिखाई दे रहा है, इसके इस तरफ देखेंगे तो इसकी सीमा रूस के साथ में, नीचे एस्टोनिया लगा हुआ, हालांकि सीधी सीमा इसकी एस्टोनिया के साथ नहीं मिलती। एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ फिनलैंड है, राइट। और इस तरफ देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ बोथेनिया है, और इस तरफ कौन कौन से देश हैं, तो इस तरफ स्वीडन, और एक और देश जो लगा हुआ इसका नाम है नॉर्वे। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहा जाता है। स्कैंडिनेवियन पेनिसुला एक्चुअल में ये कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज है, या राइट। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि भारत के शुक्रायन के मिशन में कौन सा देश शामिल होगा, तो इसमें शामिल होने वाला देश बन गया है स्वीडन, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत का जो वीनस ऑर्बिटर मिशन होगा, जिसको शुक्रायन कहा जा रहा है, इसमें स्वीडन शामिल हो गया है, और ये अपना एक वैज्ञानिक उपकरण भारत सरकार को उपलब्ध कराएगा, इसरो को उपलब्ध कराएगा, जो इस ग्रह पर रवाना होगा, और इस उपकरण का नाम है विनीसियन न्यूट्रल एनालाइजर, यानी कि VNA। और ये अध्ययन करेगा, ये जो उपकरण है, कि सूर्य से निकलने वाले जो आवेशित कण हैं वो शुक्र ग्रह के वातावरण में कैसी प्रकृति होगी और उनका व्यवहार कैसा होगा। पहले सूर्य ग्रह पर, जो शुक्र ग्रह है, उस पर जून 2023 में भारत इस मिशन की शुरुआत करने वाला था, लेकिन इस महामारी के कारण अब इसकी तारीख बढ़ा दी गई है। अब इसे 2024 या 2026 में प्रक्षेपित किया जाएगा। बात करें स्वीडन की, तो यहाँ की राजधानी स्टॉकहोम है, प्रधानमंत्री यहाँ के स्टीफन लॉफबेन है, और मुद्रा यहाँ की स्वीडिश क्रोना है। चलिए मैप में मैं आपको अब स्वीडन लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको स्वीडन जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको फिर से यूरोप में, और नॉर्वे जो आपको मैंने मैप में दिखाया था उसकी जस्ट बगल में आप देखेंगे तो ये एक और देश है जिसका नाम स्वीडन है, और जिसकी राजधानी यहाँ पर स्टॉकहोम देख पा रहे होंगे आप। इस तरफ इसके नॉर्वे है, और इस तरफ स्वीडन के फिनलैंड है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था इनको क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो इसकी सीमा किसके साथ में लगी हुई है, सीमा सीधे सीधे टच नहीं करती, लेकिन पास में देश नीचे डेनमार्क भी है, और ये जो है बाल्टिक सागर कहलाता है, इधर गल्फ ऑफ बोथनिया भी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न आपके सामने छठवा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार एशिया का सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है। तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हम लोगों ने मिलकर भारत को भ्रष्टता की सूची में नंबर 1 पर ले आए हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत जो है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार एशिया का सबसे भ्रष्ट देश बताया गया है, और दूसरे नंबर पर इसमें कंबोडिया है, और इंडोनेशिया इसमें तीसरे नंबर पर है।
एशिया के सबसे ईमानदार देशों की बात करें तो मालदीव और जापान ये संयुक्त रूप से पहले नंबर पर है जो एशिया के सबसे ईमानदार देश है। वर्ष 2019 की जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सूचकांक आया था दुनिया के 198 देशों का भ्रष्टाचार के मामले में, और भारत उसमें 80वें नंबर पर था। आगे जब ये सूचकांक जारी होगा तो आपको बता दिया जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये 7वां प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी जगत के पिता के नाम से प्रसिद्ध किनका निधन हो गया है? तो इनका नाम था फकीर चंद कोहली, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी जगत के पिता के नाम से जाने जाने वाले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष फकीर चंद कोहली, इनका निधन हो गया और इनकी आयु 96 वर्ष की थी। राइट। वर्ष 2002 में कोहली को भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग में उनका जो योगदान था उसके लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और 75 वर्ष की आयु में ये अपनी पद से रिटायर हुए थे। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने किन लोगों के राष्ट्रीय पोर्टल का ई लॉन्च किया है? तो ये जो पोर्टल है ये ट्रांसजेंडर्स के लिए पोर्टल है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। इन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है और गुजरात के बड़ोदरा में एक गरिमा गृह का भी इनके उद्घाटन किया, अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक, इन्होंने क्या किया है, पोर्टल लॉन्च किया है ट्रांसजेंडर्स के लिए, और दूसरा गरिमा गृह ये लॉन्च किया है बड़ोदरा गुजरात में जो ट्रांसजेंडर्स के लिए ही है। ये पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति है उसको प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद कर सकेगा, यानी कि उसको किसी ऑफिस में नहीं भटकना पड़ेगा, सीधा वो अपना आवेदन कर सकता है और उसको क्या मिल जाएगा, उसका प्रमाण पत्र और उसकी आईडी मिल जाएगी। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि इस वर्ष भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि कौन सी फिल्म होगी? और ये फिल्म है जल्लीकट्टू, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू, उसको विदेशी भाषा की श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया था। अलग अलग भाषाओं की करीब 27 फिल्में थी, उन 27 फिल्मों में से इस फिल्म को चुना गया है और ये जो है लिजो जोस पेलिसरी इनके द्वारा निर्देशित एक मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू है और ये एक बेल के इर्द गिर्द घूमती है कि किस प्रकार से एक बूचड़खाने से एक बेल वापस आ जाता है और फिर जल्लीकट्टू जो वहाँ एक पारंपरिक खेल है उसमें वो भाग लेता है। 93वां जो एकेडमी अवार्ड जिनको हम ऑस्कर कहते हैं वो 25 अप्रैल 2021 को आयोजित किए जाएंगे। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि किस प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित किया गया है? और ये पारित किया गया उत्तर प्रदेश में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित कर दिया है और यह अध्यादेश धर्मांतरण को एक गैर जमानती अपराध बनाता है और उसमें 1 से लेकर 10 साल का कारावास और 15,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि धर्मांतरण के लिए हुए विवाह को भी निरर्थक और अमान्य घोषित किया जाएगा। बात करें उत्तर प्रदेश की तो देख लीजिए भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें हैं। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें भारत में किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं तो वो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें 80 उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीटें कहाँ हैं। अब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है। उसके अलावा अभ्यारण्य नेशनल चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रमुख बांधों में रेहंद बांध है जो कि रेहंद नदी पर बना है, माता टीला बांध है जो कि बेतवा नदी पर बना है और जिरगो बांध है जो कि जिरगो नदी पर है। बात करेंगे 11वें प्रश्न की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है? और इसका विलय होगा डीबीएस बैंक में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी है और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी है जिसे आरबीआई का लाइसेंस प्राप्त है और ये पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक मॉडल पर भारत में परियोजना का परिचालन कर रही है और ये सिंगापुर में इसका मुख्यालय, जो डीबीएस बैंक है इसका मुख्यालय
सिंगापुर में है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक से खातों से पैसा निकालने पर रोक लगा दी गई थी, अब वो रोक हटा दी गई है। बात करेंगे 12वें प्रश्न की कि हाल ही में कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का निधन हो गया है, तो इनका नाम है अहमद पटेल, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, इनका 25 सितंबर को दिल्ली में निधन हो गया और ये 1 महीना पहले कोरोना वायरस से ये संक्रमित हुए थे। 1977 से 1989 के बीच में 3 बार ये लोकसभा के सांसद रहे और 1993 से राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व ये करते थे, यानी कि राज्यसभा के सांसद रहे हैं। बात करेंगे 13वें प्रश्न की, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और संविधान दिवस 2 दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस भारत के जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भारतीय डेयरी संघ यानी कि आईडीए ने 2014 में पहली बार इस दिवस को मनाने की पहल की थी और पहला जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया था वो 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अगर विश्व दुग्ध दिवस पूछा जाए आपसे तो 1 जून को मनाया जाता है। बात करेंगे 14वें प्रश्न की कि आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्सक्ले, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख ग्रेग वार्सक्ले, इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और ये स्थान लेंगे भारत के शशांक मनोहर का। वार्सक्ले ने सिंगापुर के इमरान ख्वाजा को पीछे छोड़कर यह पद हासिल किया है। बात करें अब 15वें प्रश्न की कि किस खेल संघ को राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप में मान्यता दी गई है फिर से, और ये है भारतीय तीरंदाजी संघ, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो खेल और युवा मामलों का मंत्रालय है जिसके मंत्री किरेन रिजिजू है, इस मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ यानी एएआई को राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण यानी कि एनएसएफ के रूप में फिर से अधिकृत कर दिया है और भारतीय तीरंदाजी संघ की मान्यता मंत्रालय ने 7 दिसंबर 2012 को खत्म कर दी थी, क्योंकि उसने उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार अपने चुनाव नहीं कराए थे और उसके बाद इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई थी। एआई के स्वतंत्र चुनाव करवाए गए और उसके बाद विश्व तीरंदाजी संघ और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा इस पर से निलंबन हटा लिया गया और इस पर निलंबन हटाने के बाद में ये मान्यता अब 1 साल के लिए वैध रहेगी, यानी 1 साल के लिए अब फिर से इसको भारतीय तीरंदाजी संघ को मान्यता दे दी गई है राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के रूप में। बात करेंगे अब हम कल के सवाल की, क्योंकि आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक था। मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था कि किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है, और ये है ट्रेल ब्लेजर्स, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था और जिन्होंने सही उत्तर दिया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज के प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप है, एक्चुअल में कप नहीं कैप, किसे प्रदान किया गया है, तो इनमें से किसे प्रदान किया गया है कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।